नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। एक बहुत बड़ा बीड़ा जो उठा रखा था अपन ने आरपीएससी की पुस्तकों को पूरा करवाने का, उसमें से दो अति महत्वपूर्ण पुस्तक जो है वो आप आज की इस क्लास के बाद कंप्लीट होने जा रही है। जो कक्षा 9 की पुस्तक है उसका आज अंतिम चैप्टर का मतलब अंतिम क्लास है, ठीक है, लास्ट वीडियो है ये। इसके बाद में अपन कक्षा 8 की पुस्तक को शुरू करेंगे। जैसा मैंने आप लोगों से कहा था कि एग्जाम के अंदर आप देखोगे यदि तो कक्षा 9 और कक्षा 10 को आधार बना के वहीं से प्रश्न बनते हैं। और आप लोगों ने देखो जितना जब तक अपना बैच चला है, जब तक जितने एग्जाम हुए, आप सबने जो है देखिए ये चीज कि जब आप इस पुस्तक को डायरेक्ट पढ़ने जाते हो तो वो चीजें याद नहीं होती और अपना ध्यान वहां जाता ही नहीं और ऐसे प्रश्न बनते हैं। कल मैंने एक वीडियो बना के वो स्पेशली वही प्रश्न बताया, क्यों बाकी सारे आ रहे हैं, अपने को पता है कि सभी हैं अंदर से। आज दिन तक ही 5 साल मुझे हो गए यूट्यूब पे पढ़ाते पढ़ाते, जब से पढ़ाना शुरू किया तब से आज दिन तक ही 90% से अधिक ही रिजल्ट दिया है, बाहर नहीं जाते हैं प्रश्न। तो इसमें सरल तो क्या ही बताए। आरबीएससी की पुस्तक है पढ़ा रहा हूं तो निश्चित रूप से आरबीएससी की पुस्तक में तो वो चीज दे रखी है, लेकिन अपना ध्यान नहीं जाता। बैच का उद्देश्य है कि चित्रों के माध्यम से, रोचकता के माध्यम से इस तरीके से पढ़ाया जाए कि वो बच्चों को याद हो जाए और एग्जाम में बने प्रश्न तो बच्चे गए वाह भाई मजा आ गया। शायद हम आरबीएससी किताब डायरेक्ट पढ़ते याद नहीं होता, गौरव सर ने हमें याद करवा दिया और यही प्रतिक्रिया आती है। 1-2% जो रेगुलर नहीं है, यहाँ पे नियमित नहीं है, वो भी हो जाएंगे। मैं कह रहा हूं आने वाले समय वो भी नियमित होंगे। उनमें से कुछ प्रतिक्रिया ये आती है कि सर ये तो कक्षा 9 की पेज संख्या 54 पे दे रखा है, बस मैं बिन कहो कि मैं कि दे तो रखा है, मैं आरपीएससी की पुस्तक पढ़ा रहा हूं तो उसमें से ही तो पढ़ा रहा हूं, मैंने कोई घर से थोड़ी लिखा है, लेकिन दे रखा है। बात यह है कि उस पर ध्यान आपका पहले गया था या नहीं गया प्रश्न बनने से पहले। और हमारे यहां से जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं इस बैच में, उन्हें पूछकर देखो कि उनका ध्यान इस पे कितनी बढ़िया तरीके से गया। यहाँ पे लिखी हुई लाइन और यहाँ पे चित्र बताकर, मैं हमेशा कहता हूं चित्र ध्यान में रखो आप, ये प्रश्न है, ये आप लोगों के छपेंगे। कॉमिक्स की तरह पढ़ाया, जो चीजें याद हो गई। किताब तो ये है, इसी को तो पढ़ा रहा हूं मैं, मुझे पता है इसमें से ही प्रश्न आएंगे। तो ये तो मतलब भोली बात हो जाए। और पूरा का पूरा बैच, ये बैच भी जो है हजारों रुपए के अंदर सेल किया जा सकता था, पूरा का पूरा बैच अपन ने फिर से निःशुल्क करवाया। अपनी आज दिन तक रिकॉर्ड रहा है, 1 मिलियन होने वाले अपन 2 दिन के अंदर, लेकिन आज दिन तक रिकॉर्ड रहा है कि आप सभी के प्रेम के कारण एक भी क्लास बेचने की नौबत नहीं आई और अपन ने बेची भी नहीं। और ये मैं गर्व से कह पा रहा हूं ये, क्योंकि अपन ने ऐसा किया है। बहुत सूरमा है यूट्यूब पे, बहुत दिग्गज खिलाड़ी है, लेकिन सभी जो है पेड क्लासेस देते हैं। यूट्यूब पे तो क्या है, सभी तो फ्री तो पढ़ाते हैं गुरुजी, इसमें क्या है। अरे यूट्यूब पे सभी फ्री पढ़ाते हैं, लेकिन वो एमसीक्यू लेके आते हैं, पूरे पूरे बैच थोड़ी करवाते हैं। जो पेड क्लास में पढ़ा रहे हैं वह चीज यूट्यूब पे फ्री पढ़ा रहे हैं क्या, वह की वे सेम। तब आप कहो कि हाँ यूट्यूब पे फ्री पढ़ा रहे। ये देखो मैं पढ़ा रहा हूं पूरा बैच, और पेड क्लास पढ़ाऊंगा नहीं कि यहीं पे पढ़ाऊंगा, पूरा पढ़ाऊंगा, उसको कहते हैं फ्री पढ़ाना। क्या गुरु जी यूट्यूब पे सभी फ्री पढ़ाते हैं? अरे तो उन्हें कहो कि पेड क्लास में जो करवा रहे हो वही यूट्यूब पे फ्री पढ़ाए, तब हम माने कि आप यूट्यूब पे फ्री पढ़ाते हो। पेड क्लास में वो चीज पढ़ानी नहीं है, और ये कहो कि यूट्यूब पे ही पढ़ाऊंगा और यहीं पे से आपको पढ़ना है, मैं पेड क्लास नहीं दूंगा, तब तो है मजा, कोई नहीं करेगी। हाथ काट के कोई देने वाला नहीं है आप लोगों को, इसलिए कह रहा हूं ढंग से पढ़ लो। ये 4-5 मिनट का जो ज्ञान दिया है ये ढंग से पढ़ लो, क्योंकि यहाँ पे यूट्यूब पे आने वाली हर, पूरा मैच करवाना हूं यूट्यूब पे आने वाली हर क्लास के अंदर मुझे पूरा एफर्ट डालना पड़ता है। पेड क्लास में क्या है, 2-4 यूट्यूब पे डेमो बता दिए, पेड क्लास में फिर घास भी काट दे तो कोई कहने वाला नहीं है, क्योंकि फीस आ चुकी होती है, ये बात होती है। और यहाँ पे हर क्लास के अंदर एफर्ट डालना जरूरी होता है, ठीक है। तो ज्ञान की बात पूरी हो गई, अब चलते हैं अपन क्लास की तरफ, ठीक है। ज्यादा समय नहीं, 3.5 मिनट का ही समय लिया, ठीक है। अब ये लास्ट क्लास है इसकी, इसके बाद में आपके दे देंगे 8वीं की क्लास। और जैसे कक्षा 10 की क्लासेस आपको सारी की सारी कंबाइन करके एक वीडियो में दी थी, वैसे इसकी भी देंगे। अलग अलग तो उपलब्ध रहेगी ही, लेकिन इसकी भी दे दूंगा ताकि एक 1 क्लिक में आप लोगों के पूरा रिवीजन हो जाए, ठीक है। 2x की स्पीड से परीक्षा से पहले भी आप जो है रिवीजन कर पाओगे, ठीक है। चलो टापना शुरू करा आज की क्लास। आज अंतिम है, थोड़ी सी लंबी होगी, 30-35 स्लाइड की, लेकिन निबेड़ देंगे, ठीक है। चलो टापना देखो, आज अपने हैं ग्रुप कैप्टन चंदन सिंह से शुरू करते हैं अपन पढ़ना। अब यहाँ पे देखो ये ध्यान देना आप कि अपना जो टॉपिक चल रहा था वो शौर्य परंपरा से संबंधित चल रहा था, ठीक है। और इसमें से प्रश्न भाई साहब बनते हैं आपके, परमवीर चक्र किसे मिला, महावीर चक्र किसे मिला, कीर्ति चक्र किसे मिला, ऐसे प्रश्न बनते हैं। तो आज कंप्लीट ही ये होने वाला है। देखो सेना में पद क्या था इनका, भारतीय वायुसेना के अंदर ये जांबाज अधिकारी थे। 1971 का जो भारत पाक का युद्ध हुआ उसमें असम में तैनाती थी इनकी। 1971 वाला जो भारत पाक युद्ध था, जिसके बाद में बांग्लादेश अलग देश बन गया था, ठीक है।
युद्ध के समय उनकी तैनाती असम में थी। उन्होंने लगभग 3000 सैनिकों और 40 टन युद्ध सामग्री को अत्यंत सीमित क्षमता वाले हेलीकॉप्टरों के माध्यम से हवाई मार्ग द्वारा ढाका की ओर पहुंचाने का अत्यंत कठिन मिशन अपने हाथों में लिया था। बहुत चुनौतीप्रद होता है ये। मैंने आप लोगों से कहा था कि सफेद सागर जो अभी सीरीज आई है एक, वो देख लेना, क्योंकि उसके अंदर आपको पता चलेगा कि एक्चुअल स्थिति क्या होती है उस समय। ठीक है, तो वहां पे जो है जैसे कि इंडियन एरो वाले, उनके जो सिपाही थे, जामा सिपाही, किस तरीके से जीपीएस नेविगेशन के माध्यम से और बादलों के ऊपर जाके बम गिराए हैं, कारगिल की जो चोटियों के ऊपर अधिकार करके बैठे थे। पाकिस्तान के जो है मुजाहिद नाम दिया था, लेकिन आर्मी के सैनिक थे, सारी चीजें उजागर थी। तो वही जो समस्या आती है वो यहाँ कि भाई 3000 सैनिकों और 40 टन युद्ध सामग्री को कम क्षमता वाले हेलीकॉप्टर के अंदर पहुंचाना, यानी खुद जो है बहुत बड़ी रिस्क लेना है। लेकिन ऐसे काम को भी आपने किया है। स्क्रीनशॉट लेते जाना, जैसे साइड में हटूं, ठीक है, ताकि फटाफट चलेंगे। अब देखो, अब युद्ध का घटनाक्रम देखिए। उन्हें रात के अंधेरे में अत्यंत असुरक्षित और संवेदनशील क्षेत्रों में हेलीकॉप्टरों की लैंडिंग करानी थी। यहाँ पे देखते जाना, यहाँ पे भैया रात के अंधेरे में कहा है, तो यहाँ पे देखो इमेज के अंदर भी रात का अंधेरा ही है। ठीक है, चित्र देखते रहना, आपको यहीं से याद होगी ये चीजें। ठीक है ना। अब 7 और 8 दिसंबर को उन्होंने स्वयं 8 बार उड़ान भरी और शत्रुओं की सीमा के भीतर जाकर इस खतरनाक ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। इतनी देखो, 7 और 8 दिसंबर को उन्होंने 8 बार उड़ान भरी है भाई साहब। इतना जबरदस्त काम किया है। जमीन पर मौजूद दुश्मन सेना द्वारा उनके हेलीकॉप्टर को लगातार निशाना बनाया जा रहा था, किंतु अपनी जान की परवाह किए बिना उन्होंने कुल 18 बार इस साहसिक मिशन को पूरा किया है। कितना जांबाजी का काम किया है। और उनकी इस अद्वितीय साहसिक सफलता के लिए 1972 ईस्वी में आपको महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है। कौन सा सम्मान दिया है? महावीर चक्र से सम्मानित किया है इस साहसिक कार्य के लिए। ठीक है, ग्रुप कैप्टन चंदन सिंह, लीजिए स्क्रीनशॉट। चलो भाई साहब, नायक सुगन सिंह, ठीक है, देखिए ये राजस्थान के नागौर जिले के मूल निवासी थे। 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध, इसमें इनकी तैनाती कहां थी? त्रिपुरा के अंदर थी। युद्ध के समय वे 7वीं राजपुताना राइफल में त्रिपुरा में नियुक्त थे। ठीक है, 7th राजपुताना राइफल के जो जांबाज थे और नागौर के रहने वाले थे। ठीक है, अब देखिए युद्ध का घटनाक्रम। 9 दिसंबर 1965, 9 दिसंबर 1971 को उन्हें 1965 की जगह 1971 कर देना, 1971। ठीक है, 9 दिसंबर 1971 को उन्हें अपने दल के साथ मायनामाटी नामक स्थान पर शत्रुओं पर आक्रमण करने का आदेश मिला और दुश्मन सेना वहां पक्के बंकरों में भारी मशीन गनों के साथ मुस्तैद थी। नायक सुगन सिंह को दुश्मन के एक पूरे सेक्शन को नष्ट करने का जिम्मा मिला था कि पूरा एक सेक्शन जहां पे मशीन गन भी होगी और सिपाही भी होंगे, उन सबको जो है नष्ट करना है, यह जिम्मा इनको दिया गया था। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो फटाफट। नायक सुगन सिंह ने सबसे पहले दुश्मन की एक मीडियम मशीन गन पोस्ट को निशाना बनाकर पूरी तरह नष्ट किया। क्या है कि मशीन गन पोस्ट नष्ट हो जाती है ना, तो जो अंधाधुंध फायरिंग हो जाती है उसमें थोड़ी सी जो है रियायत मिल जाती है, फिर बाद में इंडिविजुअली मारना है। ठीक है, इस प्रक्रिया के दौरान उनके कंधे पर दुश्मन की गोली लगी, फिर भी बहादुरी दिखाते हुए उन्होंने शत्रुओं के बंकर पर हथगोला यानी ग्रेनेड फेंका और 2 दुश्मनों को मार गिराया। इसके बाद उन्होंने दुश्मन की दूसरी मीडियम मशीन गन पोस्ट को अपना निशाना बनाया। अत्यधिक घायल अवस्था में नीचे गिर जाने के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और ग्रेनेड से दूसरे बंकर को भी नष्ट कर दिया। पक्के बंकरों के अंदर बैठे थे ये, फिर भी इतना घायल होने के बाद भी नायक सुगन सिंह ने मतलब दो बंकर नष्ट कर दिए। यहाँ पे इस भीषण और जांबाज हमले में वे स्वयं भी देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए, लेकिन कितने सारे दुश्मनों को नेस्त नाबूद कर दिया था। उनकी इस अद्वितीय शूरता और सर्वोच्च बलिदान के लिए मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है। अभी लास्ट क्लास में भी अपन ने महावीर चक्र पढ़े, यहाँ पे भी महावीर चक्र अपन पढ़ रहे हैं। तो महावीर चक्र से रिलेटेड भी एक प्रश्न बना था कि किसको दिया किसको नहीं दिया, है ना, ध्यान रखना। यहाँ पे चित्र देखते रहो। आजकल तो वैसे चौकीदार कम घूमते, पहले चौकीदार नाइट में बहुत घूमते थे और वो कहते थे, बार बार आवाज आती, जागते रहो जागते रहो। मैं आप लोगों को कहता हूं चित्र देखते रहो, क्योंकि चित्रों से याद होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नायक दिगेंद्र कुमार पासवान, ठीक है, अब देखिए जन्म तिथि इनकी 3 जुलाई 1969 है। गांव झालरा सीकर जिले का। ठीक है, इनके पिता शिवदान जी एक स्वतंत्रता सेनानी थे और बाद में भारतीय सेना में भर्ती हो गए। ठीक है, वर्ष 1948 की भारत पाकिस्तान लड़ाई में शिवदान जी की सांस की नली में गोलियां लगी थी। पिता की इसी देश प्रेम की प्रेरणा से दिगेंद्र भी सेना में भर्ती हो गए और दूसरी राजपूताना राइफल में तैनात थे ये। ठीक है, इनके पिताजी जो थे वो 1948 की लड़ाई में लड़े हैं। ठीक है, और ये फिर इनसे ही प्रेरित होकर और ये भी जो है 2nd राजपूताना राइफल के अंदर भर्ती हो जाते हैं। देखिए
अब कारगिल युद्ध 1999, तोलोलिंग की चोटी का कठिन मिशन इनको मिला था। कारगिल युद्ध, जो मैं आपको सफेद सागर वाला किस्सा सुना रहा था अभी, ऑपरेशन सफेद सागर नाम था उसका, तो ऑपरेशन सफेद सागर जो वायुसेना ने नाम दिया था वो था। और यहाँ पे जो है थल सेना भी लगातार लड़ रही थी, उसके अंदर तोलोलिंग चोटी को जो है अधिकार करने का मिशन इनको दिया था। कारगिल युद्ध के समय नायक दिगेंद्र कुमार की टुकड़ी को तोलोलिंग की चोटी पर पुनः कब्जा करने का लक्ष्य दिया, जो युद्ध का सबसे मुश्किल कार्य माना जा रहा था। दिगेंद्र सिंह इस मिशन के लिए 6 किलो वजनी रूसी रस्सा और ऐसे विशेष किले अपने साथ लेकर चले जो कठोर चट्टानों में भी दस सकती थी। ठीक है, यानी कि इससे क्या है, कठोर चट्टानों में दसेगी तो उससे रूसी रस्सा वगैरह ये लगा के और फिर जो है वहां पे चढ़ा जा सकता है। वे अपने साथियों और सैन्य सामग्री के साथ 10 जून 1999 की शाम तोलोलिंग की चोटी की ओर आगे बढ़े। वे कीलों को चट्टानों में ठोकते गए और उन पर रस्सा बांधकर आगे बढ़ते गए और लगातार 14 घंटे के कठिन श्रम साध्य सफर के बाद 12 जून 1999 की दोपहर अपने लक्ष्य पर पहुंचने में सफल हुए हैं। ठीक है, अब देखो इतना 14 घंटे तक ये काम करना है कंटिन्यू, वो भी रुक नहीं सकते थे क्योंकि दुश्मन बैठे थे ऊपर, एक चूक और पूरा मिशन फेल। दुश्मन ऊंचाई पे था, फायदा किसे था, ऊंचाई पे जो बैठा है उसको फायदा, उसको दिख रहा है क्लियर। यहाँ पे इन्होंने इतना जबरदस्त कार्य, देखो 14 घंटे में इतना मुश्किल कार्य जिसमें जान की बाजी लगा के किए। और अपने जब कभी मैं मोटिवेशन का या जब कभी मैं मार्गदर्शन का वीडियो बनाता हूं तब मैं कहता हूं कि बेटा 14-15 घंटे पढ़ने की कोशिश करो। तो गुरुजी मशीन थोड़ी, ये तो थोड़ी करी जाए यूं फलाना टीम को। अब देखो यहाँ पे इनकी तो नौकरी तो लगी हुई थी ना, तनख्वाह तो आ रही थी, फिर भी अपने देश के लिए किया, और आपको तो खुद के लिए करना है, तो क्यों नहीं कर सकते मुझे बताओ। मैं खुद भी पढ़ा हूं 14-15 घंटे, इसलिए कहता हूं जो काम मैंने किया नहीं है वो काम मैं बताऊंगा भी नहीं आप लोगों को। तो जब अपने देश के जांबाज सिपाहियों से ही प्रेरणा ले लो कम से कम, कि 14 घंटे नहीं तो 10 घंटे तो टिको कम से कम। क्या गुरु जी घंटे देख के थोड़ी पढ़ाई होती है, अरे कम कम बैठ ही जने तो पढ़ाई हुई, 10 घंटा कहाँ, तो कम कम 6-7 घंटा तो बैठ ही कम कम। और तुमसे नहीं होती 3-4 घंटे पढ़ाई, फिर सपने देखते हो सरकारी नौकरी के। और मैं कह रहा हूं कि जो व्यक्ति 7 से 8 घंटे नियमित रूप से 1 साल पढ़ ले, कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसे वो नहीं निकाल सकता। तो पढ़ना पड़ेगा भैया, टिकना पड़ेगा वहां पे, तब जाके। हर चीज में मेहनत लगती है और मेहनत का परिणाम सफलता। लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए, देखो बंकरों पर हमला। अब देखिए दुश्मन की घेराबंदी, पाकिस्तानी सेना ने तोलोलिंग की चोटी पर कुल 11 पक्के बंकर बना रखे थे। इन्होंने बंकर बनाए थे। अब जैसे सफेद सागर अभियान के दौरान एयरपोर्ट जब हमला करती ना, ऊपर से जैसे जीपीएस के थ्रू बम गिराए, तो वहां पे क्या हुआ कि ये बंकरों में छुप जाते, जैसे आवाज आती बंकरों में छुप जाते। तो फिर बाद में जो है वो तो आप देखोगे मूवी, तब आप लोगों को पता चलेगा कि बहुत जबरदस्त तरीके से टेक्निक उन्होंने काम में ली, रात के अंधेरे में फिर वार किए वगैरह, इस तरीके से काम में लिए और दुश्मनों को हराया है। तो इन्होंने जो है पक्के बंकर बना रखे थे यहाँ पे। अब देखो रात के अंधेरे में जब भारतीय सैनिक चोटी की ओर बढ़ रहे थे, तब दुश्मन मशीन गन के साथ घात लगाए बैठे थे। अचानक दिगेंद्र का हाथ दुश्मन की मशीन गन की बैरल को छू गया, जो लगातार बम बरसाने के कारण अत्यधिक गर्म हो रही थी। लगातार बम बरसा रही थी, तो वो जो है बंकर के जैसे ही पास में गए तो उनका हाथ छू गया। तो दिगेंद्र ने अद्भुत सूझबूझ दिखाते हुए उस जलते हुए मशीन गन का मुंह वापस पाकिस्तानी बंकर की ओर घुमा दिया, जिससे एक बंकर तुरंत नष्ट हो गया। मतलब बम उगल रही थी, गोले उगल रही थी, और इन्होंने जो है उसको जो है घुमा दिया वापस बंकर की तरफ ही, और वहां पे जो है उन्होंने उस बंकर को नष्ट कर दिया। इस तरीके से इन्होंने साहस का परिचय दिया। आगे देखिए, उधर से दुश्मन के करीब 250 कमांडो और आर्टिलरी लगाकर गोले बरसा रहे थे। भीषण गोलीबारी के कारण दिगेंद्र के हाथ से मशीन गन छूट गई और उनके साथी एक एक कर शहीद हो गए। ठीक है, अकेले 11 बंकरों को नष्ट किया इन्होंने। अकेले बच जाने के बाद भी दिगेंद्र ने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने अदम्य साहस दिखाते हुए उन 11 बंकरों पर कुल 19 हथगोले फेंके, ग्रेनेड फेंके और बंकरों को तबाह कर दिया। दुश्मन के मेजर को भी मार गिराया था इन्होंने। ये सामने सामने की लड़ाई में उन्होंने दुश्मन के मेजर को भी, जो है मेजर अनवर था, उसको भी मार गिराया था। देखो यहां से हथगोले फेंक रहे। आप लोगों के लिए पढ़ना कितना आसान हो गया, कितना रुचि करें। ये देखो हथगोले फेंक रहे लगातार, 11 बंकर पर जो है 19 हथगोले फेंके, 11 बंकर जो है इन्होंने नष्ट कर दिए और दुश्मन के मेजर अनवर को भी यहाँ पे मार दिया। इतना साहसिक कार्य। अब आप लोगों को ऐसा लगे जैसे मूवी चल रही है पूरी की पूरी। ठीक है, तो आप अभी यही मूवी रिलीज करता है GGDRBS की मूवी। ठीक है, वेब सीरीज जैसी चलती है अपने, वैसे भी एपिसोड जो है सोमवार से शुक्रवार आते हैं, रात 8 बजे एपिसोड रिलीज होता है और पूरा राजस्थान जो है इंतजार करता है इसके लिए। और क्या चाहिए अपने को, स्क्रीनशॉट लो, और कुछ नहीं चाहिए। देखिए तोलोलिंग पर तिरंगा फहरा देते हैं ये,
फतेह की तिथि है इनकी 13 जून 1999। अंततः 13 जून 1999 को सुबह 4 बजे तोलोलिंग की चोटी पर भारतीय तिरंगा सफलतापूर्वक लहरा दिया गया। उनकी इस अद्वितीय बहादुरी और अदम्य साहस और जांबाजी के लिए भारत सरकार ने उन्हें 15 अगस्त 1999 को महावीर चक्र से सम्मानित किया है। ये साहसिक कार्य होता है तब जाके जो है मजा आता है पढ़ने का भी और पढ़ाने का भी। लीजिए स्क्रीनशॉट। राजस्थान के अशोक चक्र विजेता प्रमुख सेनानी पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए ये परमवीर चक्र और महावीर चक्र के बाद भारत का एक अन्य उच्च शौर्य सैन्य अलंकरण है। परमवीर तो सर्वोच्च हो गया, फिर महावीर चक्र, उसके बाद में जो है अशोक चक्र भी दिया जाता है। अब देखिए ये शांति के समय वीरता दिखलाने के लिए दिया जाने वाला भारत का सबसे ऊंचा पदक है। शांति के समय, यानी युद्ध की स्थिति नहीं है, शांति के समय जो है प्रदर्शन किया है उसके लिए है। यह सम्मान मुख्यतः शांति की स्थिति में उच्च कोटि की शूरता, आदित्य त्याग और सर्वोच्च बलिदान प्रदर्शित करने के लिए दिया जाता है। यह पदक सैनिकों और असैनिकों यानी गैर सैनिक कर्मियों दोनों को प्रदान किया जाता है। अब तक भारत में कुल 83 लोगों को यह सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ है अकॉर्डिंग टू आरबीएसई क्लास 9 पुस्तक। ठीक है, चलिए क्लास 9 बुक बोलना चाहिए था, क्लास 9 जब इंग्लिश बोली तो फिर बाद में कि पुस्तक हिंदी में आ गया, लेकिन ऐसे बोलना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्लास 9 बुक। ठीक है, कक्षा 9 की आरबीएसई राजस्थान अध्ययन की पुस्तक के अनुसार सुधार कर लेते हैं। अब कर ली तो बात है, चलो स्क्रीनशॉट ले लिया। देखिए राजस्थान के प्रमुख अशोक चक्र विजेता देखिए। अब इसमें जो है हवलदार शंभूपाल सिंह 1961 के अंदर, इन्हें वर्ष 1961 में अपनी अद्वितीय बहादुरी के लिए अशोक चक्र दिया है। सूबेदार लाल सिंह जी, इन्हें 1962 में दिया गया है। सूबेदार मान सिंह, इन्हें भी 1962 में दिया है। कैप्टन महेंद्र सिंह तंवर, सीकर के रहने वाले कैप्टन महेंद्र सिंह जी को 1965 के अंदर दिया है। मरणोपरांत इन्हें अशोक चक्र से नवाजा गया है। ये शांति के समय दिया जाने वाला है। ठीक है, क्रमानुसार बताया है यहाँ पे, लीजिए स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए अगला, यहाँ पे जो है 4 बता दिए, तो यहाँ पे नंबर चेंज कर लेना, 5, 6, 7 और ये 8 कर देना। देखिए निर्भय सिंह, झालावाड़ क्षेत्र के वीर निर्भय सिंह को पंजाब में वीरतापूर्वक बलिदान देने के लिए भारत सरकार ने 1985 में अशोक चक्र दिया है। सेकंड लेफ्टिनेंट लेपी एन दत्त, जयपुर के वीर सपूत सेकंड लेफ्टिनेंट पी एन दत्त को जो है, ये लेफ्टिनेंट पी एन दत्त पढ़ना है इसको। ठीक है, सेकंड लेफ्टिनेंट पी एन दत्त, इन्हें 1998 में दिया गया। ये डिफेंडर सुल्तान सिंह राठौड़, ठीक है, ममडोला डीडवाना के रहने वाले थे। डिफेंडर सुल्तान सिंह राठौड़ को 2003 में दिया है। और सूबेदार सुरेश चंद्र यादव को भी 2003 के अंदर दिया गया है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। ये क्रमानुसार बताए हैं और क्रमानुसार ही याद करना है, क्योंकि यहां से ऐसे ही पूछा जाएगा। राजस्थान के कीर्ति चक्र विजेता पढ़ते हैं। अब क्या पढ़ते हैं अपन? कीर्ति चक्र विजेता। ठीक है, देखिए विशेषता देखिए, यह भी शांति के समय वीरता दिखलाने के लिए दिया जाने वाला सम्मान है। यह सम्मान मुख्यतः शांति की स्थिति के अंदर ही है, जैसे कि आपने अशोक चक्र दिया है वैसे ही दिया है इसमें भी। और कुल संख्या जो है, यह संपूर्ण भारत में अब तक 458 लोगों को यह दिया जा चुका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो राजस्थान के प्रमुख कीर्ति चक्र विजेता, अब थोड़ा सा रैपिड पढ़ेंगे क्योंकि ये आप लोगों को याद करना है। यहाँ पे स्पेशली बताने वाला, समझाने वाली चीज ज्यादा कुछ नहीं है। कैप्टन करनी सिंह राठौड़ चूरू के रहने वाले थे, ये ध्यान रखना। करनी सिंह जी कहाँ के थे? चूरू जिले के लखू गांव के रहने वाले थे। मेजर सुख सिंह शेखावत, ये भी चूरू जिले के रहने वाले थे। रामदास चूरू जिले के रहने वाले थे। हवलदार अमर सिंह राठौड़ जोधपुर के रहने वाले जांबाज। राणे राव, ये देश में सूरवीरता दिखाने के लिए। सूबेदार लाल सिंह जोधपुर के निवासी। ठीक है, रणशेर सिंह राणावत काकड़वा मेवाड़ के रहने वाले। ब्रिगेडियर महावीर सिंह चित्तौड़गढ़ जिले के गांव धानी दौलत सिंह के निवासी थे। इन्हें 1995 में यह पदक मिला है। कर्नल सौरभ सिंह शेखावत अलवर के रहने वाले पराक्रमी सैन्य अधिकारी। अब यह आप लोगों के क्लास 9 की बुक में कंटिन्यू दे रखा है, ऐसे समझ नहीं आता कुछ, अपन ने कर लिया सिस्टमेटिक, तो आप लोगों के पढ़ना आसान हो जाएगा। आगे देखिए, कर्नल सौरभ सिंह शेखावत और मेजर जेम्स थॉमस की विशेष शौर्य गाथा देखिए। अब इन्हें जो है, इन्हें इनके असाधारण साहस और शूरवीरता के लिए कीर्ति चक्र दिया। इसके अतिरिक्त इन्हें निम्नलिखित सैन्य अलंकरण भी मिले हैं, जैसे शौर्य चक्र मिला है, सेना मेडल मिला है, विशिष्ट सेवा मेडल मिला है और सामान्य सेवा मेडल मिला है। किसकी बात हो रही है? कर्नल सौरभ सिंह शेखावत। मेजर जेम्स थॉमस, इनके बारे में देखिए, ये बीकानेर के निवासी थे और 27 जनवरी 2006 की ऐतिहासिक तिथि है। स्थान जम्मू कश्मीर का पूंछ क्षेत्र था। पूंछ क्षेत्र के अंदर मेजर जेम्स थॉमस ने 2 आतंकवादियों से लोहा लेते हुए अदम्य वीरता का परिचय दिया और दुश्मनों का खात्मा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए।
उनके इस सर्वोच्च बलिदान के लिए 2006 में मरणोपरांत इन्हें कीर्ति चक्र से अलंकृत किया गया। अब ये कैसे है, ये युद्ध की स्थिति नहीं है, देखो शांति की स्थिति है, लेकिन फिर भी जो है मुठभेड़ हुई है किससे, आतंकवादियों से। तो शांति की स्थिति में भी जो वीरता का परिचय ऐसे दिया जाता है। एक तो युद्ध है, जो युद्ध में है, जैसे भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है तो उसमें है, एक यहाँ पे शांति की स्थिति है, जब कोई आतंकवादी घटना हो रही है उसके अंदर जो है शौर्य दिखाने के कारण। लीजिए स्क्रीनशॉट, शौर्य चक्र विजेता। और देखिए आप, शौर्य चक्र भी शांति के समय दिया जाने वाला पुरस्कार है। इसमें देखिए ब्रिगेडियर बाघ सिंह राठौड़ बीकानेर के 1964 में मिला इन्हें, कैप्टन नरपत सिंह राठौड़ जोधपुर के इन्हें 1970, सार्जेंट जगमाल सिंह बाड़मेर के 1974 में, मेजर रणवीर सिंह शेखावत झुंझुनू के 1983 में, जमादार छोटू सिंह 1986 के अंदर, कैप्टन हरेंद्र सिंह अजमेर के 1992 के अंदर, मेजर रणवीर सिंह झुंझुनू के 1995 के अंदर दिया इन्हें, मेजर जितेंद्र सिंह शेखावत जयपुर के रहने वाले 1998, भूपेंद्र सिंह राठौड़ हनुमानगढ़ के इनको 2000 में, लेफ्टिनेंट अरविंद कुमार पुड्डक को जो पलथाना सीकर के 2002 में, नायक गोकुल सिंह को 2002 में, लेफ्टिनेंट कृष्ण दयाल सिंह राठौड़ को भीलवाड़ा के रहने वाले 2007, लेफ्टिनेंट कर्नल सुमेर सिंह को नागौर के रहने वाले 2012 के अंदर। अब क्या गुरुजी याद कैसे होगा, रटने की तो आवश्यकता नहीं है, लेकिन 2-4 बार पढ़ने पड़ेंगे। 2-4 बार पढ़ोगे तो लगभग उत्तर तक आप पहुंच जाओगे, ठीक है। वैसे एग्जामिनर का कह नहीं सकते, क्रम से भी पूछ सकते हैं, कैसे भी, क्योंकि जब सन दे रखे हैं तो क्रम से पूछा जा सकता है। मैंने तो आपको वैसे क्रम सेट करके ही बताया है ताकि आप लोगों के लिए पढ़ना आसान हो जाए। अब देखिए वीर चक्र विजेता, ठीक है। वीर चक्र कब दिया जाता है, युद्ध के समय दिया जाने वाला महत्वपूर्ण वीरता पदक है। ये युद्ध में असाधारण वीरता, साहस, त्याग और बलिदान दिखाने वाले जांबाज सैनिकों को प्रदान किया जाता है। इसमें कौन कौन है देखिए, मेजर पूरन सिंह को जो बीकानेर से रहने वाले थे 1966, मोहम्मद अयूब खान अमीर खानी जो झुंझुनू के 1966 में, कर्नल मेघ सिंह राठौड़ जोधपुर के 1966, लांस नायक भंवर सिंह राठौड़ को बीकानेर 1966, रफीक खान को जो बीकानेर के 1972, कर्नल गोविंद सिंह शेखावत सीकर के 1972, ब्रिगेडियर जगमाल सिंह को बीकानेर के रहने वाले 1972 के अंदर, और ग्रेनेडियर मुराद खान को नागौर के रहने वाले 1972, नायक हवलदार सरदार खान गौरान को जो नागौर के 1972 में, मेजर महमूद हसन खान को जो झुंझुनू के रहने वाले, इनको भी 1972, ज्यादातर 72 के ही है, एक 73 भी आएगा आगे। देखो मेजर राजेंद्र सिंह राजावत को, कर्नल श्याम सिंह राठौड़, नायब रिसालदार नूर मोहम्मद, ठीक है, और बीएसएफ के डिप्टी कमांडेंट चंदन सिंह चंदेल, कैप्टन नवल सिंह राजावत, ब्रिगेडियर हमीर सिंह, 8वीं जाट रेजिमेंट के शीश राम गिल को कारगिल युद्ध के समय, और स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा, ये स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा के बारे में बताया गया, ये कोटा के रहने वाले कारगिल युद्ध में। ये स्क्वाड्रन लीडर जो है ये वहां पे, मैं आपको जो सफेद सागर का बार बार कह रहा हूं ना, ऑपरेशन सफेद सागर, उसके अंदर ये थे, और उसके अंदर इनका जो है वो अपने क्या कहते हैं उसको, जो हीट देख के जो छोड़ते हैं ना, वो मतलब एक तरीके मिसाइल छोड़ते हैं, जो जिससे इनका प्लेन क्रैश हो गया था और इन्हों जो है इजेक्ट करना पड़ा था, और बाद में जो पाकिस्तान के अंदर इनकी लैंडिंग हो गई थी, तो बाद में पाकिस्तान की सेना ने जो इनके साथ में अमानवीय अत्याचार किया और उसके बाद में इनको गोली मार दी थी। तो इनके अजय आहूजा जो है कोटा के रहने वाले थे। नायब सूबेदार रामपाल सिंह कोटपुतली कारगिल युद्ध के दौरान, इनको भी, ठीक है। लीजिए स्क्रीनशॉट। अब देखिए अन्य विशिष्ट सैन्य पदक प्राप्त करता, मेजर भानु प्रताप सिंह, इन्हें सेना मेडल प्राप्त हो चुका है, और मेजर सुरेंद्र पुनिया राजपुरा सीकर के निवासी है, इन्हें विशिष्ट सेवा पदक मिल चुका है। कवि प्रदीप का संदेश देखिए, कवि प्रदीप का संदेश। अब ये मेडल सूची जो है वो आप लोगों के कंप्लीट हुई। मैंने बहुत कोशिश की कि सिस्टमेटिक बना के दूं, ठीक है, क्योंकि एक तो पैराग्राफ तो आप पढ़ते ही है, ये सिस्टमेटिक ऐसी सेट हो गई, आप किताब पास में रख के देखना कि सिस्टमेटिक सेट हुई है। अब देखो कितना पढ़ने का आनंद आता है। देखिए देश की सीमा की सुरक्षा में बेमिसाल कुर्बानियां देने वाले इन योद्धाओं के देशानुराग और साहस को सदा स्मृति में बनाए रखने के लिए राष्ट्रकवि प्रदीप ने अपने प्रसिद्ध गीत ए मेरे वतन के लोगों में इस गौरवमय भाव को व्यक्त किया है। अब आप सुनते ही, ये तो अपन ने सुना है, ए मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी। देखो भाई साहब, कवि प्रदीप का थोड़ा सा जीवन परिचय देखते हैं अपन। कवि प्रदीप का वास्तविक नाम जो है वो रामचंद्र नारायण द्विवेदी था। जन्म तिथि इनकी 6 फरवरी 1915, और जन्म स्थान मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के बड़नगर नामक स्थान पे हुआ। इनका योगदान क्या है, कवि प्रदीप ने स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व और पश्चात अपनी देशभक्ति कविताओं और कालजयी गीतों के माध्यम से आम जनमानस को राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत किया है, ठीक है। अब देखो
थी खून से लथपथ गाया, फिर भी बंदूकें उठा के 10-10 को एक ने मारा, फिर गिर गए होश गंवा के, जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मत। जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं। सुना है आपने, लता मंगेशकर की आवाज में सुना होगा। ये पंक्तियां आपकी है, पंक्तियां कवि प्रदीप की है। खुश रहना देश के प्यारो, खुश रहना देश के प्यारो, अब हम तो सफर करते हैं। किसने नहीं सुना ये गीत? अगर कोई भारत में रह रहा है और किसी ने कवि प्रदीप के इन पंक्तियों पर आधारित ये गीत नहीं सुना, ऐ मेरे वतन के लोग जरा आंख में भर लो पानी, तो फिर कैसा भारत में रह रहा है वो? सबने सुना है, ठीक है। तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये कवि प्रदीप की पंक्तियां हैं, ठीक है। देखिए, पुलवामा हमला और राजस्थान के वीर योद्धा। पुलवामा हमला सभी जानते हैं, 2019 की बात, 14 फरवरी 2019। पुलवामा जिला जम्मू कश्मीर में स्थित है और यह जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पर आता है, ठीक है। मुख्य घटना देखिए, 14 फरवरी 2019 की बात है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस सीआरपीएफ के करीब 2500 भारतीय सुरक्षाकर्मी छुट्टियां बिताकर ड्यूटी पर लौट रहे थे और 78 वाहनों के काफिले द्वारा राजमार्ग से गुजर रहे थे। एक एक पंक्ति आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं से भी प्रश्न बन सकता है जो अपन देख रहे हैं। तो ये काफिला ध्यान रखना, 78 गाड़ियां हैं। कितनी है? 78 गाड़ियां। ये छुट्टियां मना के वापस आ रहे थे। पुलवामा जिले के निकट लेथपोरा इलाके में, ये जगह ध्यान रखना, लेथपोरा इलाके में एक आत्मघाती हमलावर 350 किलोग्राम आरडीएक्स कितना लेके आया वो भी ध्यान रखना, ठीक है। 350 किलो, 350 किलोग्राम से अधिक विस्फोटक सामग्री से बड़ी गाड़ी लेकर सुरक्षा कर्मियों के काफिले में घुस गया और विस्फोट कर दिया। मतलब सीधे लाके जो है 350 किलो बहुत ज्यादा होता है आरडीएक्स, सीधा लाके और फौज की यहाँ पे गाड़ियों के अंदर भिड़ा दिया। इस कायरतापूर्ण हमले में 40 से अधिक जवान शहीद हुए और करीब 35 घायल हुए। इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने ली और आत्मघाती हमलावर का नाम काकापोरा निवासी आदिल अहमद डार उर्फ वकार था, ठीक है, उर्फ वकार था। हमले में यह भी मारा गया। हमले में माना गया, आत्मघाती हमला उसे कहते हैं जो खुद भी तो मरेगा ही, लेकिन जो है बहुत जनों को जो है लेकर मरेगा। तो ये पुलवामा की ये घटना थी। अब इसके प्रतिक्रिया क्या होती है वो पढ़ते हैं अपन। स्क्रीनशॉट ले लिया। देखिए, हमले में शहीद राजस्थान के और कौन योद्धा थे? तो इस हमले में जो राजस्थान से शहीद हुए वो हेमराज मीणा कोटा से, रोहितास लांबा जयपुर से, जीतराम भरतपुर से, नारायण पाल गुर्जर राजसमंद से और भागीरथ धौलपुर से। ये राजस्थान के जांबाज थे जो इस हमले में, पुलवामा हमले के अंदर शहीद हो जाते हैं, ठीक है। फिर देखिए, बालाकोट एयर स्ट्राइक होती है 26 फरवरी 2019। 14 फरवरी को हमला होता है, 26 फरवरी को जो है बिना किसी को कोई पता नहीं होता बालाकोट एयर स्ट्राइक होती है, जवाबी हमला। देखिए, पुलवामा हमले के ठीक 13 दिन बाद 26 फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट इलाके पर हवाई हमला किया और एयर स्ट्राइक किया। परिणाम क्या हुआ? इस कार्रवाई में 300 से अधिक आतंकियों के मारे जाने का दावा किया जाता है। मतलब जहां पे इनके जो वो थे, जहां पे इनको ट्रेंड किया जाता था, जहां पे इनके जो बने हुए थे ट्रेनिंग सेंटर वगैरह वो बने हुए थे, उनको लोकेट कर दिया था अपनी इंटेलिजेंस ने और फिर वहां पे एयर स्ट्राइक करके और बालाकोट के अंदर उनको 300 आतंकी लगभग उधर थे, उन सबको जो है मार गिराया था। अब इस काम में देखिए, विंग कमांडर अभिनंदन जो वर्तमान शौर्य है, देखिए बालाकोट एयर स्ट्राइक के अगले दिन 27 फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके में घुसकर आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की। अब इस दौरान विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान इन्होंने जो है अपने मिग 21 बाइसन विमान से पाकिस्तानी F-16 विमान को मार गिराया था। पाकिस्तान के पास में क्या है? F-16 है, अपने पास में कौन सा था? मिग 21 बाइसन। मुठभेड़ के दौरान उनका विमान सीमा पार होकर पाकिस्तान में गिर गया और उन्हें पाकिस्तान सेना ने पकड़ लिया। इनका विमान भी क्षतिग्रस्त हो गया था और इन्हें भी इजेक्ट करना पड़ा था और ये पाकिस्तान के अंदर वहां पे जो है ये लैंडिंग हुई थी इनकी। अब भारत के दृढ़ रुख और कूटनीतिक प्रयासों के बाद 1 मार्च 2019 को अभिनंदन को सम्मानपूर्वक भारत वापस भेजा गया। आप सभी जानते हैं इस पल के अपन साक्षी रहे, अपन सब जो है टकटकी लगाए न्यूज चैनल देखते थे कि अब अभिनंदन के साथ क्या हो रहा है और क्या नहीं। तो जेनेवा की एक संधि हुई थी जिसके तहत युद्ध बंदियों के साथ कोई अत्याचार नहीं किया जा सकता, कोई मारकूट नहीं की जा सकती। हालांकि
उसके बावजूद जो अभी अपन ने अजय आहूजा के बारे में पढ़ा, अजय आहूजा ने वहां पे जो है जेनेवा संधि का हवाला भी दिया था कि आप मेरे साथ मारपीट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी उन्होंने उनके साथ में की थी। लेकिन यहाँ पे अभिनंदन के साथ भी की होगी, लेकिन इतने नहीं कर पाए थे क्योंकि वहां पे जो है पाकिस्तान चारों तरफ से गिर चुका था अब, और भारत बहुत मजबूत स्थिति में था। देखिए अब उनके इस अदम्य साहस और शौर्य के लिए संपूर्ण देश इन्हें सलाम करता है। स्क्रीनशॉट लीजिए। और अभिनंदन की मूछ है, किसको याद नहीं है। देखिए भारत की जवाबी कार्रवाई और विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान का शौर्य, ये तो अपन ने पढ़ लिया ना। हाँ ये तो पढ़ लिया, ये रिपीट है ये। हाँ ये देखिए, अब पाकिस्तानी हमला। बचाव में पाकिस्तान ने भी अपने F-16 विमानों से भारत पर हमला करने का प्रयास किया और भारतीय वायुसेना के MiG-21 विमानों ने तुरंत हवा में पाकिस्तानी F-16 विमानों को चकनाचूर कर खदेड़ दिया। अब यहाँ पे भारतीय वायुसेना के जांबाज विंग कमांडर अभिनंदन ने 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तान के आधुनिक F-16 विमान का पीछा किया। ये थोड़ी सी एक स्लाइड मिस, मतलब आगे पीछे हो गई है, इसको पहले पढ़ लेना आप। फिर शत्रु सीमा में लैंडिंग। इसके बाद उनका स्वयं का विमान एक पाकिस्तानी मिसाइल का निशाना बन गया और विमान नष्ट होने से ठीक पहले पैराशूट से कूद गए, लेकिन हवा के तेज बहाव के कारण पाकिस्तान के अधिकृत कश्मीर की सीमा में जा पहुंचे। पाकिस्तान के सुरक्षा बलों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, परंतु भारत के कड़े अंतरराष्ट्रीय दबाव के आगे पाकिस्तान को झुकना पड़ा और 60 घंटों के बाद 1 मार्च 2019 को अभिनंदन को वापस सौंप दिया। ये पूरा घटनाक्रम आ गया इसमें। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे ये थोड़ी सी रिपीट हुई है कुछ बातें। वीर चक्र से सम्मानित किया। इस अदम्य साहस और सामरिक शूरता और जांबाजी के लिए विंग कमांडर अभिनंदन को 15 अगस्त 2019 को युद्ध के समय दिया जाने वाला भारत का तीसरा सर्वोच्च सम्मान वीर चक्र प्रदान किया है। और राजस्थान में इनकी पहली पोस्टिंग थी। पाकिस्तान से सुरक्षित लौटने के बाद विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान को भारतीय वायुसेना द्वारा पहली पोस्टिंग राजस्थान की सूरतगढ़ स्थित एयरबेस पे दी गई थी, इसलिए अपन जो है इनको यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, सूरतगढ़ एयरपोर्ट पे इनको इसके बाद में पोस्टिंग दी थी। तो लीजिए स्क्रीनशॉट। अब देखिए पुलवामा आतंकी हमले में शहीद राजस्थान के वीर जो है उनके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। शहीद रोहितास लांबा जो जयपुर से थे, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के जवान थे, जयपुर जिले के अमरसर थाना इलाके के गांव गोविंदपुरा बासड़ी के रहने वाले थे। पारिवारिक पृष्ठभूमि उनकी मृत्यु, इनकी जो है शहादत से ठीक 1 वर्ष पूर्व उनका विवाह हुआ था और शहादत से महज 2 माह पूर्व उन्हें संतान सुख प्राप्त हुआ था। सिर्फ जब शहीद हो गए उससे 2 महीने पहले ही इनको जो है पुत्र हुआ था। अब देखिए शहादत की स्थिति, वे अपनी इस नवजात संतान से मिलकर छुट्टियों के बाद पुणे सेवा कार्य पर लौट रहे थे कि आतंकी हमला हो गया और वे देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। मतलब छुट्टियां मनाने घर आए हुए थे, अपने जो नवजात शिशु था इनसे उनसे मिले होंगे। कितना मतलब माहौल आप सोच सकते हो कि जब अपन ये चीज पढ़ते हैं तो भी अपना हृदय भर आता है, तो उस समय क्या बीती होगी। 2 महीने का ही बच्चा था इनका। फोटो देखो एआई जनरेटेड है, सेम टू सेम नहीं होगा, फोटो पे मत जाना, लेकिन जो कंटेंट है उसको ध्यान रखना। फिर शहीद भागीरथ जो धौलपुर के थे, ये भी सीआरपीएफ की 45वीं बटालियन में कार्यरत थे। वे पिछले 6 वर्षों से इस सुरक्षा बल के अंदर अपनी सेवाएं दे रहे हैं और धौलपुर जिले के दिहोली थाना इलाके के अंदर जैतपुर गांव के रहने वाले थे। उनका विवाह 4 वर्ष पूर्व हुआ था और उनके परिवार में उनका 3 साल का बेटा और 1.5 साल की बेटी। जब ये शहीद हो गए तो 3 साल का बेटा और 1.5 साल की बेटी थी, छोटे छोटे बच्चे थे इनके। वे भी अपने परिवार के साथ छुट्टियां बिताकर अपनी ड्यूटी पर लौट रहे थे, तभी पुलवामा के अंदर आत्मघाती हमला होता है जिसमें वीर गति को प्राप्त होते हैं। शहीद नारायण लाल गुर्जर जो राजसमंद से थे, पुलवामा आतंकी हमले में शहीद वीर जवान है। ये भी राजसमंद जिले के बिनौल गांव के रहने वाले थे और अपनी शहादत से कुछ समय पूर्व ही नारायण लाल ने सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो पोस्ट किया था। इस वीडियो के माध्यम से उन्होंने कश्मीर के विपरीत हालातों के बीच चुनौतीपूर्ण कार्यों को अंजाम देने के अपने अदम्य साहस और जज्बे को रेखांकित किया था। ये बताया था कि किस तरीके से जो है चुनौतीपूर्ण कार्य वो करते हैं, तो ये भी जो है अंतिम संदेश था उनका एक तरीके से। फिर शहीद जीतराम गुर्जर जो भरतपुर से थे, ये भी सीआरपीएफ की 92वीं बटालियन के अंदर कार्यरत थे और भरतपुर जिले के नगर तहसील के अंदर सुंदर खाली के रहने वाले थे और शहादत के समय उनकी उम्र 28 वर्ष थी। उनके परिवार में उनकी 1.5 साल और 4 माह की 2 बेटियां थी। पूरे इलाके में उनकी देशभक्ति के चर्चे हमेशा होते हैं। एक तो 4 माह की थी और एक 1.5 साल की बेटी थी।
शहीद हेमराज मीणा कोटा के थे, ये भी सीआरपीएफ में तैनात थे। कोटा जिले के सांगोर तहसील के विनोद खुर्द के रहने वाले थे। वे 2 बेटों और 2 बेटियों के यानी कुल 4 बच्चों के पिता थे। अब देखिए, राजस्थान सरकार द्वारा घोषित सहायता पैकेज। पुलवामा हमले की घोर निंदा करते हुए राजस्थान सरकार ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी और उनके परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कुछ ऐतिहासिक सहायता घोषित की। उनमें से देखिए, शहीद होने वाले राजस्थान के 5 जवानों के परिवार को 25 लाख रुपए नकद सहायता, 1 लाख रुपए नकद के साथ 25 बीघा जमीन और 1 लाख रुपए नकद के साथ राजस्थान आवासन मंडल द्वारा MIG मिग फ्लैट दिया जाना। यानी 3 विकल्प थे, उनमें से ये ले सकते थे कोई भी सहायता। इस प्रकार राजस्थान में शौर्य वीरता की एक बेहद लंबी गौरवमयी परंपरा रही है और देश की रक्षा के लिए युद्ध भूमि में अपने प्राण उत्सर्ग करने के लिए अतिरिक्त राजस्थान के लोगों ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया और अपने नागरिक अधिकारों के लिए अभूतपूर्व संघर्ष किया है। अमृता देवी बिश्नोई का बलिदान कौन भूल सकता है? अरुणा राय का आंदोलन कौन भूल सकता है, जिन्होंने RTI को लागू करवाने के लिए आंदोलन चलाया था। ये विभिन्न जन आंदोलन और संघर्ष यहाँ के नागरिकों के अटूट शौर्य का बखान करते हैं, किसी भी कीमत पर अपने सम्मान और अधिकारों की रक्षा के लिए सदैव प्रतिबद्ध रहे हैं। तो इस तरीके से अपन ने जो है राजस्थान की शौर्य परंपरा और ये पढ़ी। अब बताओ, इतनी जबरदस्त जानकारी वाली पुस्तक और सरकार ने बंद कर दी। सरकार ने स्कूलों में पढ़ानी बंद कर दी है। इतनी जबरदस्त राजस्थान की शौर्य गाथा से संबंधित जो पुस्तकें हैं, अपन ने पूरी 9th की पुस्तक पढ़ी है। देखिए कितनी शानदार पुस्तक है, सारी चीजें, और इसको जो है बंद कर दी। अब उस समय जो है विद्यार्थी कहे, गुरुजी ये तो बंद कर दी, ये क्यों पढ़ा रहे हो? अब देख लो, सवाल सारे के सारे बन रहे हैं, तो ये पढ़नी पड़ेगी भैया, ये पढ़नी पड़ेगी। स्क्रीनशॉट लीजिए। और इसी के साथ आपके ये क्लास 9th की पुस्तक और क्लास 9th की क्लासेस कंप्लीट होती है। कल अपन कक्षा 8 की पुस्तक को शुरू करेंगे। ये अंतिम क्लास थी इसकी। इसके बाद में आप लोगों को एक मेगा क्लास के माध्यम से क्लास 9th की सारी जितनी क्लास ली है वो मर्ज करके आपको एक ही वीडियो में उपलब्ध करा दूंगा। लेकिन एक वीडियो में उपलब्ध कराना आप लोगों के लिए एक सुविधा है। इससे ये नहीं है कि जो अपने ये अलग अलग क्लासें ले रखी है उसको हटा देंगे। आज दिन तक ही जीजीडी के इस प्लेटफॉर्म पे जो क्लासेस ली है वो ऐसे की ऐसे रही है, उनको कभी भी हटाया नहीं गया। ठीक है, कभी भी नहीं हटाया जाता है। चाहे विद्यार्थी उसको 3 साल बाद भी आके पढ़े तो उसको वो क्लास देखने को मिलेगी। ठीक है, अपना कभी ऐसा उद्देश्य ही नहीं रहा कि अब जो है अपने जो है भाई इसको हटा देते हैं। जो विद्यार्थियों के हित के लिए रही है तो वो रहेगी ही रहेगी। ठीक है ना ब्रो? और ये कक्षा 9, 10, 6, 7, 8 सभी पे आधारित जो है टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज आप लोगों को उपलब्ध करा दी है। कहां? जीजीडी ऐप के अंदर जाओ और प्रैक्टिस करो साथ के साथ। ठीक है, चलिए आज की क्लास में साथियों इतना ही। अब मिलते हैं अपन अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।